जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के गणित का सेट 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर है 4t और x बराबर है 4/t तो dy बाई डी एक्स निकालिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले y का अवकलन करके dy/dt निकाल लेंगे और x का t के सापेक्ष करके dx/dt निकाल लेंगे और फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। ऐसे कुछ y 4t है, इसका अवकलन 4 आ गया और x 4/t है, इसका अवकलन क्या आ गया 4। ऐसा कैसे 1/t का -1/t², ठीक है। और dy बाई डी टी को dx/dt से डिवाइड करा तो ये आ गया -t²। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला है a आव्यूह दे रखा है और b आव्यूह दे रखा है और b ए निकालना है, यानी b को पहले रखना है, को बाद में, और इन दोनों की गुणा करनी है, दो आव्यूह की गुणा, ठीक है। तो ये कर लियो खुद। अगला है ये समाकलन का सवाल है, इंटीग्रेशन निकालना 1 से लेके √3 तक dx/1 + x²। इंटीग्रेशन है 1/1 + x² का, ठीक है। तो ये 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है और 1 से लेके √3 तक। तो लिमिट रखी जाएगी, पहले तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री यानी π/3। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/3, ठीक है। और एक कितनी होती है tan में, 45 डिग्री की वैल्यू, यानी tan इनवर्स tan π/4 क्या हो गया, यानी ये हो जाएगा π/3 माइनस π/4। कितना आ जाएगा, 4 × 12 और 4 में 3 है π/12। ये हो जाएगा इसका आंसर π/12। तो π/12 ये रहा सेकंड ऑप्शन। अगला है मापांक फलन f r पॉजिटिव। ये नोट करो, इधर r पॉजिटिव है, मतलब केवल पॉजिटिव वाली संख्या है, ओके। और फलन क्या है, fx बराबर मॉडुलस x है। द्वारा फलन के द्वारा एक प्रदत्त है, मतलब के द्वारा प्रदत्त फलन है, ऐसा लिखना चाहता होगा। तो वह होगा ये एक ही होगा या आच्छादक होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो जैसे फलन है मेरा fx बराबर मॉडुलस x, तो अगर देखो, अगर मैं f में अगर मैं -2 लूँ तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस में -2, इसका उत्तर क्या आएगा 2। और अब मैं f में 2 लेता तो मॉडुलस 2 ये भी 2, यानी जो है -2 की भी इमेज क्या है, 2 है, और प्लस के 2 की भी इमेज 2 है। तो फलन कैसा हो गया, ये तो बहुएकई की हो गया। कैसा हो गया, बहुएकई की। अब देखो इसका सहप्रांत क्या है, इसका सहप्रांत जो है, जैसे इधर प्रांत इधर सहप्रांत, तो प्रांत तो है r यानी सारी वास्तविक संख्या, लेकिन सहप्रांत क्या है, सहप्रांत है r पॉजिटिव यानी पॉजिटिव संख्या। तो अगर मैं कोई भी पॉजिटिव संख्या ले लूँ, जैसे मैंने कोई भी ले ली, 5 ले लिया, तो इधर 5 तो है ही है, जिसकी ये इमेज बन जाएगा, -5 की तो बनेगा, साथ में 5 तो है ही है। तो इधर कोई भी मैं पॉजिटिव संख्या ले लूँ, उसके लिए उसका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलेगा, ठीक है। तो जो है फलन बहुएकई की और आच्छादक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सेकंड करेक्ट होना चाहिए, बहुएकई की तथा आच्छादक। अगला है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x² और sin x³, ठीक है जी। वैसे तो कई लोग खुद कर सकते हैं इसको, तो खुद करो इसको, sin² x² sin x³ करो कॉपी निकाल के। तब तक देखो हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि भाई x³ को मान लिया t, x³ बराबर t मानना। तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x² और x का dx बराबर हो गया dt के, यानी जो x² और dx का मान निकाल लेते हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ x² और dx है, तो x² और dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt/3, ये आ गई। तो x³ की जगह तो हम रख देंगे t। ये क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन x³ की जगह तो t और x² dx, इसकी जगह हो जाएगा dt/3। तो 3 तो भाग में आ जाएगा इधर, ठीक है। और साइन t का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस के कोस t। नोट करो साइन का अवकलन जो है प्लस में होता है कोस, और लेकिन समाकलन क्या, माइनस कोस t। तो उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख दो, 1/3 कोस, और t की जगह क्या लिख दो, x³ लिख दो, x³ और प्लस c। ये हो गया आंसर, c यानी कॉन्स्टेंट।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये सदिश है 2i प्लस जे माइनस ए के, और दूसरा सदिश ये i प्लस 4j प्लस के परस्पर लंबवत है, तो a का मान ज्ञात करो। ये a जो है इसका मान ज्ञात करो। देखो अगर दो सदिश लंबवत हो, ठीक है, अगर दो सदिश लंबवत हो, a सदिश जो है वो लंबवत है किसके, b वेक्टर के, तब क्या होगा मेरा, तब a डॉट b, इसकी वैल्यू क्या होती है, बी कोस थीटा, वो क्या क्यों हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इधर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, इधर क्या है 2i है और इधर i, यानी इसकी i की गुणा में 2 1, तो 2 एकम 2 2, और इधर j है इधर 4j है, यानी +4 +4, और इधर क्या है, इधर -a है और इधर क्या k की गुणा में 1 है, तो -a ये आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यानी अदिश गुणन, ये क्या होगा 0, a को इधर ले जाओ 6 बराबर a, यानी a का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अगला क्या है, अगला ये dy बाई डी एक्स, ये अवकल समीकरण है, ये हल करनी, ठीक है, तो y की गुणा y के पास ये ले जाएंगे, y dy हो जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, x प्लस ई की पावर x अपॉन y, तो y तो इधर आ गया, y dy बराबर x प्लस ई की पावर x और dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो y का क्या हो जाएगा, y का तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर x का भी हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x ही और प्लस c, ये हो गई सोल्व। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर है टेन इनवर्स x के, तो x का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ 1/2 किसका मान होता है, साइन में 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6, ये बार इनवर्स है, तो क्या बचेगा π/6 बचेगा, π/6 बराबर टेन इनवर्स x, और टेन इधर आ जाएगा यानी 10 π/6, और 10 π/6 बराबर x, और 10 π/6 यानी 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/√3। अगला है a अवयव है b अवयव है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दोनों अवयव को एक बार जोड़ना एक बार घटाना। भाई ये तो खुद कर लियो इतना, तो अगर ये नहीं कर सकते तो सेट देखना बेकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है y बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर है माइनस के y के। देखो y बराबर क्या है, कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, वो कलन करेंगे dy बाई डी थीटा, ठीक है, a तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस b कांस्टेंट है और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद दोबारा से अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो a माइनस ए ऐसा कैसे ही, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस b कोस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लिया, क्या बचा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और ये क्या है, तो y ही है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का y हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये है 3x प्लस 4y छोटा बराबर 12 और 4x प्लस 3y छोटा बराबर 12x बड़ा बराबर 0 y बड़ा बराबर 0, ये ऐसे में को ग्राफीय विधि से हल करना, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो एक्स वाई अक्ष बनाते हैं, एक्स वाई तल, ठीक है, समीकरण क्या क्या थी, असमीकाई, एक है 3x प्लस 4y छोटा बराबर 12 और दूसरी है 4x प्लस 3y छोटा बराबर 12, ये है। तो अब इनमें क्या करेंगे, पहले इस वाली को देखो, ये इसे एक समीकरण मान के इसकी रेखा खींचेंगे, तो मान लिया इसे बराबर मान के, मान लिया जब y की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 3x बराबर 12, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 4, यानी एक बिंदु यहाँ होगा 4 0, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा क्या होगा
ये 0 x को 0 मानने तो y की आ जाएगी 3। तो यहाँ एक बिंदु होगा कहीं, ऐसे ले लो, यहाँ ऐसे ले लो, 1 2 3 और 4, इसमें ले लिया 1 2 3 और 4। तो ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा 0 और 3, और इन दो बिंदुओं से होके जा, वो रेखा होके जाएगी ऐसे। ओके, सारा कट के गंदा हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसमें निकाल ले तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y के 4, यानी ये रेखा यहाँ से 3 0 से 3 0 और इधर जाएगी 0 4 पे। ठीक है, ऐसे। अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, y की 0 रखूँ, तो 0 + 0 छोटा है बराबर 12 सही है, यानी ये जो है मूल बिंदु की ओर होगा इसका तल, और सिमिलरली इसका तल भी मूल बिंदु की ओर। ठीक है, यानी इसका जो तल है वो ऐसे होगा, और इसका भी क्या होगा, ऐसे होगा। अब ये इनका कटान बिंदु और निकालना है मेरे को, तो दो समीकरण मान लो, 3x + 4y बराबर 12 और 4x + 3y बराबर 12। सोल्व करना है इनको, तो एक काम करो, एक बार इस वाली में से ये वाली घटा लेते हैं, तो 4x में से 3x गया, क्या बचेगा x, और 3y - y, 12 में से 12 गया बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया, y आ गया। इसमें ही रख देते हैं ये, तो 3y ये हो जाएगा 7x बराबर 12, तो x बराबर 12/7 और y बराबर भी क्या हो जाएगा, 12/7। तो ये बिंदु क्या आ गया, ये बिंदु आ गया 12/7, 12/7, और इतने ये बिंदु क्या है, यह मेरा मूल बिंदु 0 0। तो जो मेरा सुसंगत क्षेत्र है वो क्या है, वह बिंदु 0 0 और इधर ये 3 0 और 12/7, 12/7, वह ये क्या है, यह 0 3, 0 3 से गिरा क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज। ये है मेरा इसका सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। तो ये आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही निकालना था इसमें, इसका अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण तो मैं कुछ नहीं करना। ये एरिया आएगा, मतलब इस एरिया में ये दोनों असमीकरण क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, इसके कोई भी पॉइंट ले ले हम। अब जो है अगला क्वेश्चन है, ये तो कट ही रहा है, 3 का गय, ये तो कट ही रहा है, 3 का गय है। ठीक है, 3 का गय है कि सिद्ध कीजिए ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव n अवयव कोटि n के है, कोटि n के है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का जो इनवर्स है वो बराबर है किसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ये सिद्ध करना हमें। ठीक है, करते हैं। देखिए एक पॉइंट याद रखिए, अगर मैं ए इनवर्स की और ए की मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या होती है, वो हमेशा आई आती है। ठीक है, आई मतलब उस कोटि का तत्समकाव्य, यानी n कोटि का जैसे 1 0, 2 कोटि का जैसे तो 1 0 0 1, ये हो गया। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो ए बी का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ से लिख लिए, हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर हमने ए बी अवयव में ही की तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आई। ठीक है, अब क्या हो गया,
दोनों ओर के जो दाईं ओर है, दाईं ओर बी इनवर्स से गुणा करने पर। तो कोई इसमें अवयव में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक साइड हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी राइट साइड में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि कोई अवयव a बराबर b है, ठीक है, और मैं जिस c की मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, ये अवयव की समीकरण है, तो इधर राइट साइड में तो इधर भी bc। ऐसे नहीं कर सकते कि इधर ac कर दूँ इधर cb कर दूँ, तो ये सही नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो b इनवर्स की दाईं ओर b इनवर्स से गुणा करने पर क्या होगा, ए बी का इनवर्स है ये पूरा, ये ए बी और बी इनवर्स की राइट साइड में गुणा बराबर आई बी इनवर्स। अब क्या करेंगे, ये तो ए बी इनवर्स है ऐसे ही। अब जो को मल्टीप्लाई में मैं इसको ऐसे निकल सकता हूँ, ए को अलग कर लूँ और बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्रम नहीं बदला इनका। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, देखो ए के बाद बी है, बी के बाद ही बी इनवर्स है, इधर भी ए के बाद बी है, बी के बाद बी इनवर्स है। बट ऐसा कर सकते हैं हम कि ए बी की मल्टीप्लाई करें उसके बाद उसमें बी इनवर्स की करें, या फिर ऐसे कर लो ए की मल्टीप्लाई बाद में करे पहले बी इनवर्स कर ले, बराबर आई बी। आई जो बी इनवर्स किसी भी अवयव में अगर आई की मल्टीप्लाई करनी है तो वो अवयव सेम वही बच जाता है, तो बी इनवर्स ही बच जाएगा। ठीक है, या और हमें पता है जब हमने कहा था कि अगर ए इनवर्स की ए में या ए की इनवर्स में मल्टीप्लाई करके आई आता है, तो बी इनवर्स की बी इनवर्स में मल्टीप्लाई करने से भी क्या आएगा, आई बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, पूरे का आई बन जाएगा। ठीक है, बराबर बी इनवर्स। ठीक, और ए आई का ए ही बन जाएगा, ए बी इनवर्स और ए क्या बन गया, बराबर बी इनवर्स। अब क्या करेंगे, दाईं ओर ए इनवर्स से गुणा करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स और ए इनवर्स बराबर है इसके बी इनवर्स में भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, ए इनवर्स की। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ए और ए इनवर्स क्या बन जाएगा, इन दोनों का भी आई बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स और ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, या ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो यही सिद्ध करना था। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। ओके, ये हो गया। अब आगे जो 4 का कै क्वेश्चन है तो कटा हुआ है। कै क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से किसी एक अंक के 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ये वे वाली घटनाएं हैं जिनमें एक घटना तो हो चुकी है, ठीक है, और दूसरी घटना के होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला होता है इसका पी ई अपॉन एफ बराबर बी ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन पी एफ। ओके, तो देखो 2 और के अंकों का जोड़ मिलके 6 बनने की पासे पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है एफ के लिए, यानी कि या तो अगर एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए तो 6 बन जाएगा, एक पे 5 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए तो 6 बन जाएगा, एक बार 4 और 2 से 6 बन जाएगा, 2 और 4 से 6 बन जाएगा, और 3 और 3 से भी 6 बन जाएगा। यानी कुल कितनी है, 5 संभावनाएं हैं। तो पी एफ क्या का उत्तर क्या आ जाएगा, पी एफ का उत्तर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/36। ठीक है, अब ई घटना देखे, ई घटना क्या है कि दोनों में से किसी पासे पे 4 आना, तो या तो पहले वाले पे 4 आए दूसरे पे 1 आ जाए, इस पे 4 आए इस पे 2 आ जाए, इस पे 4 आए इस पे 3,
इस पे 4, इस पे 4, ऐसे 4 5 और 4 6, या फिर 6 पहले पे दूसरे पे 4 आए, सॉरी 1 से शुरू करते हैं, 1 4 2 4 3 4, 4 4 इस बार करेंगे नहीं, वो एक बार ही हो चुका है, 5 4 और 6 4। तो कुल संभावनाएं कितनी है? कुल है 11। ठीक है, इनमें से इन दोनों में से कॉमन कौन कौन है? देखो 4 2 है इधर, यहाँ भी 4 2 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है। तो जो इंटरसेक्शन एफ क्या है? इंटरसेक्शन एफ है, कितनी घटना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ई इंटरसेक्शन एफ वो हो जाएगी 2/36। ठीक है, देखो ई घटना क्या आती है वैसे? एफ घटना थी दोनों पासों पे 6 बढ़ना उनका जोड़। ठीक है, एफ घटना थी, ये तो हो ही चुकी थी। और ई घटना क्या थी? ई घटना थी कि उनमें से कम एक पे क्या आए? 4 आए। ठीक है, तो ये जो है ई घटना थी। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो जिनके समझ में नहीं आया। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनके सतह पर आए अंकों का योगफल 6 है। ठीक है, ये घटना तो हो ही चुकी है, 6 है, आ चुका है। तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो पी ई अपॉन एफ होगा वो क्या आएगा? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। और पी इंटरसेक्शन एफ क्या है? 2/36। ठीक है, और पी एफ क्या है? 5/36। तो 36 से 36 कैंसिल, इसका उत्तर आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो पीछे जो इसका उत्तर 2/11 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से वो गलत है और ये सही है, 2/5। तो ये क्वेश्चन था हमारा ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये रेखा है, रेखा x + 3/2 बराबर y - 5/4 बराबर z + 6/2। ठीक है, और इसका सदिश समीकरण लिखना है। तो देखो सदिश समीकरण कैसे लिखा जाता है? इधर तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं, मतलब पहले ये समीकरण देखो, इस समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? जो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है वो ऐसे लिखा जाता है, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। ठीक है, और जो सदिश रूप में लिखा जाएगा रेखा का समीकरण, तो सदिश रूप में होगा r वेक्टर बराबर x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप और प्लस के लैम्डा जो है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, या शॉर्ट में लिखूँ तो क्लियर हो यार, आर वेक्टर बराबर इन सब से बनता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा इससे बी वेक्टर। ये होता है सदिश रूप में रेखा का समीकरण, और ये कार्तीय रूप में। तो यहाँ से आपको x1 y1 z1 a b c सब वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सब आप इसमें रख देंगे यहाँ पे इसमें, तो मेरी जो है सदिश रूप की समीकरण आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अवकल समीकरण log dy/dx बराबर 3x + 4y। तो इसको सोल्व करना है, log dy/dx बराबर 3x + 4y। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? पहले तो इस log को इधर ले जाऊंगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा e की पावर में, तो dy/dx हो जाएगा e की पावर 3x + 4y। ठीक है, और अगर पावर जो ऐसे प्लस में हो ना, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx बराबर e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। ठीक है, ये e की पावर 4y इधर चला जाएगा डिवाइड में, और dx इधर आ जाएगा, तो dy अपॉन e की पावर 4y बराबर e की पावर 3x और dx। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, e की पावर -4y dy बराबर e की पावर 3x dx। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे और क्वेश्चन हमारा हो गया।
ठीक है। इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा -1/4 e की पावर -4y बराबर इसका 1/3 e की पावर 3x प्लस c। ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि संबंध आर ए और बी में इस प्रकार है, ए और बी जो है जेड मतलब क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय से है। इस प्रकार है कि जो a माइनस बी है वो 2 से विभाजित है। एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाना कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए तुल्यता दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो, ये दिखाना पड़ता है। ओके ठीक है। तो हम मानते हैं, माना ए जो है वो आर में बिलोंग करता है, कुछ भी ए जो अवयव है वो आर में बिलोंग करता है, तब ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल लेंगे स्वतुल्यता, स्वतुल्यता। ठीक है, स्वतुल्यता जो कि क्या है, 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। ठीक है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। अगली बात, अगला क्या करेंगे, सम्मित करेंगे। सम्मित में क्या है, पहले कहेंगे कि मानना ए बी बिलोंग करता है आर में, ए बी जो है वो आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब विभाजित होता है। ठीक है, अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माइनस का a माइनस बी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। भाई अगर 4 2 से विभाजित हो रहा है तो -4 भी तो हो रहा है, विभाज्य है। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको माइनस का a माइनस बी को मैं b माइनस ए लिख सकता हूँ, यानी b माइनस ए जो है 2 से विभाज्य है, और जो है b माइनस ए 2 से विभाज्य है, तो क्या होगा, यानी जो बी ए है वो भी आर में बिलोंग करता है। हमने माना था ए बी है तो बी ए बी है, अतः आर क्या है, अतः आर सम्मित है। ठीक है, अब तीसरा क्या करते हैं, संक्रामक। संक्रामक में क्या है कि मान लेते हैं, मानना ए बी और बी सी जो है ये दोनों क्या है, बिलोंग करते हैं आर में, मतलब आर के अवयव है। ठीक है, कोमा लगा देते हैं, माना ए बी कोमा बी से बिलोंग करते हैं आर, यानी कि क्या होगा, ए माइनस बी 2 से विभाजित है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और b माइनस सी 2 से विभाजित है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और अगर दो ऐसी संख्या हो जो 2 से विभाजित हो तो उनका जोड़ भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अतः या तो ऐसे बोल दो, एक दो को जोड़ने पर, या बोल दो अतः a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 2 से विभाजित है। भाई देखो 4 और 2 दोनों 2 से विभाजित है, तो 6 भी तो विभाजित होगा ना, उन दोनों का जोड़ विभाजित है। यहाँ देखो माइनस बी से क्या होगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा a माइनस सी, ये क्या बन गया, यह बनेगा a माइनस सी 2 से विभाजित है, और a माइनस सी 2 से विभाजित है, क्या मतलब क्या हो गया कि ए सी भी क्या है, बिलोंग करता है। हमने माना था कि ए बी और बी सी है, और हमें ए सी भी मिल गया, अतः क्या है, अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। अब देखो जो संबंध जो है समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। अब लिख देंगे, चूंकि आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ए अवयव है और ये बी अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स, अभी जो ये अभी सिद्ध करके आए थे ना, अभी अवयव का उदाहरण लेकर सिद्ध करना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले अवयव ए की बी की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसका फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा। अवयव का इनवर्स कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 1 बटा मॉडुलस ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, और जो है
फिर बी इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे, उनकी गुणा करनी है। तो देखो मैं एक बार, अगर जिससे नहीं आता मैं एक बार इनवर्स निकाल के बता देता हूँ इनवर्स कैसे निकालते हैं, बाकी गुणा गुणा आपको खुद करनी है इस क्वेश्चन में। जैसे ए ये अवयव है 2 3 1 -4 और इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए अवयव क्या है, ए बराबर है 2 3 1 और -4, तो मोड ए क्या होगा, इसे सारणिक में लेना 2 3 1 -4, इसकी गुणा यहाँ माइनस के 8, माइनस लगा के इसकी गुणा यहाँ -3, ये कितना हो गया -11 हो गया, ठीक है। और एड जॉइंट ए निकालना, तो 2 गुणा 2 क्या अभी में एड जॉइंट ए निकालना आसान है, इसको यहाँ करेंगे -4, ठीक है, और इसको यहाँ कर देंगे 2, इनकी तो जगह बदल दी और इनका चिन्ह बदल देंगे, -1 और -3, ये हो गया एड जॉइंट ए। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1/मॉडुलस एड जॉइंट ए, ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 1/-11 -4 -3 -1 और 2, ठीक है, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1/11 4 3 1 -2, मन करे तो इस 11 को भी अंदर ही गुणा कर दो, 4/11 3/11 1/11 -2/11। तो ऐसे इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या ए बी, पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी की गुणा करके उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए का इनवर्स मैंने निकाल दिया, बी का निकाल लोगे और बी के इनवर्स को पहले के रख के ए के बाद में उसकी गुणा करोगे, दिखाओगे कि दोनों गुणा बराबर है। और मुश्किल नहीं है पर लंबा चौड़ा काम है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, ये y बराबर cos x की पावर 10x प्लस x की पावर x, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना, मतलब dy/dx। तो देखो ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है मेरे को लोग लेके करने पड़ेंगे, इनके अवकल गुणांक, अवकलन इनका लोग लेके करना पड़ेगा। तो और ये इनका बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यानी इस y को मैं दो फंक्शन का सम मान लूंगा, y बराबर मैं मान लूंगा क्या है u प्लस v है। देखिए क्वेश्चन है ये y बराबर cos x की पावर 10x प्लस x की पावर x, तो मानते हैं माना y बराबर है u प्लस v, ओके। और अगर हमें dy/dx निकालना है तो हम निकाल लेंगे du/dx प्लस dv/dx, ठीक है, उन दोनों को निकाल के जोड़ लेंगे, ठीक है। अब u क्या है मेरा, u है cos x की पावर 10x, ठीक है। अब जब पावर वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, लोग लेंगे, लोग u बराबर 10x आगे आ जाएगा पावर में, ये क्या हो जाएगा लोग cos x, ओके। अब इधर अवकलन करेंगे, लोग u का अवकलन क्या होगा 1/u, और फिर u का क्या होगा du/dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना। इधर क्या करेंगे, इसमें गुणा का नियम लगाएंगे, पहले 10x को ऐसे का ऐसे ही रखा, ठीक है। लोग cos x का अवकलन करना है, तो लोग cos x का 1/cos x, और फिर cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin x, ये हो जाएगा माइनस का sin x आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लोग cos x को ऐसे कैसे रखेंगे और 10x का अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा sin x बटे cos x भी 10x हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा माइनस के tan स्क्वायर x और प्लस के log cos x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो गया। अब क्या करेंगे du/dx हमें निकालना है, तो u की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो du/dx बराबर u है क्या, u है cos x की पावर 10x, तो cos x की पावर 10x, ठीक है जी, और ये माइनस के tan स्क्वायर x प्लस log cos x इंटू sec स्क्वायर x, ये आ गया। अब जो है v है x की पावर x, v बराबर क्या है x की पावर x, लोग लेंगे log v, वैसे इसका याद रखना जो भी आएगा, देखो x की पावर x 1 प्लस log x होगा x और log x, ठीक है। अवकलन करेंगे इधर क्या होगा 1/v dv/dx, इधर x ऐसा कैसे, इस log x का 1/x हो जाएगा प्लस log x ऐसा ही, इस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इससे ये कट गया, तो 1/v dv/dx, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस log x, और dv/dx क्या हो जाएगा, v की दर गुणा करेंगे और v का मान है क्या x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस log x, ये आ गया dv/dx का मान, ठीक है। और जब उत्तर निकालना पड़ेगा dy/dx करेंगे, तो dy/dx निकालने के लिए d जो du/dx आया ये, इसमें इसको जो dv/dx आया मेरा, ये दोनों वैल्यू जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो खुद करो, कुछ ना कुछ तो तुम लोगों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा फलन है मेरे भाई ये एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स छोटा है बराबर हो 3 से, और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स 3 से बड़ा हो, एक्स बराबर 3 पर सतत है, तो सिद्ध कीजिए कि हाँ ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ये सतत है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो उनको बराबर रखते हैं। भाई सतत होगा तो ये तो लिमिट बराबर आएगी है नहीं। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 निगेटिव, मतलब 3 से हल्की सी वैल्यू साइड एफ एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि लिमिट एक बहुत ही छोटी वैल्यू एच की वैल्यू जा रही है 0 की ओर, और एफ 3 माइनस एच, यानी जो है एक्स की जगह मेरे को जो है 3 माइनस एच करना है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वैल्यू जो होगी हल्की सी 3 से हल्की सी छोटी होगी, और 3 से छोटी वैल्यू किधर है, एक्स जब 3 से छोटा या बराबर हो तो एफ एक्स की वैल्यू आती है ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जहाँ भी मेरा एक्स है इसमें वहाँ मेरा 3 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, यानी आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ए इंटू 3 माइनस एच और प्लस 1। ठीक है जी। अब अगर मैं जहाँ मैं इसमें एच है वहाँ 0 रखूँगा तो ये उत्तर आ जाएगा इसका 3a प्लस 1। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच। एक्स की वैल्यू 3 से हल्की सी ज़्यादा जा रही है, तो वैल्यू जब एक्स की 3 से ज़्यादा जा रही है तो मेरा जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, बी एक्स प्लस 3 है, यानी जहाँ मेरा इसमें एक्स है वहाँ 3 प्लस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 जो है बी गुणा 3 प्लस एच और प्लस 3। ठीक है, तो एच की वैल्यू जब मैं 0 रख दूंगा ये आ जाएगा उत्तर 3b प्लस 3। और क्योंकि फलन एक्स बराबर 3 पर सतत है, ये आपको खुद लिखना हिंदी में, चूँकि फलन एक्स बराबर 3 पर सतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और यानी 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो मेरे पास एक रेखा का समीकरण आ गया जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु से मेरे को ए बी की वैल्यू मिल सकती है, यानी जो भी बिंदु इसको संतुष्ट करेगा वही उत्तर है। इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये भी आंसर ही है, या ऐसे ले आओ, इसको एक साइड ले आओ, ऐसे कर दो 3a माइनस 3b और 3 में से एक गया 2, ऐसे भाई ये a किधर चला गया, 3b इधर आ गया, या जो उत्तर दे रखा है इसको 3 से भाग कर दो और b को इधर ले जाओ, यानी a बराबर b प्लस 2/3 ऐसे लिख दो। तो मतलब a और b की अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी इसमें, एक रेखा एक लाइन आ गई पूरी की पूरी, a बराबर b प्लस 2/3, वो इस रेखा पे उपस्थित हर एक वैल्यू जो है ए बी की वैल्यू देगी हमें, ये करना था हमें। समझ रहे हो, जब फलन x बराबर 3 पर सतत था तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी थी, बराबर होनी। अब देखो ये फलन है एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन जो है वर्धमान हो या ह्रासमान हो। वे जिसमें वर्धमान हो वो ज्ञात करो, जिसमें ह्रासमान हो वो ज्ञात करो। फलन देख लो, एफ एक्स बराबर क्या, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। देखो ये फलन है एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल का कि हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, उसको 0 रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी मेरा एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो उस बिंदु पे फलन ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। जहाँ भी मेरा एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा आया, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा फलन वहाँ पे क्या होगा, वर्धमान है। ठीक है, और जहाँ भी एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा है वहाँ क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, और ये जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी उन पे जो है चेंज होता है। ठीक है, यानी वर्धमान ह्रासमान में चेंज होता है, ह्रासमान वर्धमान में। तो मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, यानी इसका अवकलन करते हैं तो 4 ऐसे कि x³ का क्या हो जाएगा 3x², यानी ये हो गया 12x², 6 दूनी यहाँ 12x और माइनस 72 ऊपर 0, ये हो गया। ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स बराबर रख दिया 0
तो 12x² माइनस 12x माइनस 72 बराबर 0। 12 कॉमन लेके 0 भेज दो, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ से एक तो 3 आ जाएगी और एक माइनस की 2 आ जाएगी। अब मैं नंबर लाइन लेता हूँ ऐसे मेरी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसको दो उसमें एक बिंदु लेंगे माइनस का 3 माइनस 2 सॉरी, और एक 3, ठीक है। इनमें इसको तोड़ना है। अब देखो मेरे पास 3 पोर्शन बन गए इसके, एक ये एक ये एक ये। यहाँ देख, यहाँ पे चेंज होगा, वर्धमान से ह्रासमान में, ह्रासमान से वर्धमान में चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन बिंदु पे फलन ना वर्धमान होता, इस पे ना ह्रासमान है, ठीक है। यानी ये वही बिंदु है जहां पर मेरे को फलन की उच्चतम या निम्नतम वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो वो नहीं निकालनी पड़ हमें फिलहाल। देखो इस अंतराल में देखना है वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो मैं इस अंतराल का कोई भी बिंदु लूंगा, ठीक है, कोई भी बिंदु इस पूरे अंतराल में -2 से माइनस अनंत तक कोई भी बिंदु ले लेते हैं। तो हम अपनी ईज के लिए यहाँ पर -3 भी इधर ही पड़ने वाला है, तो -3 लेंगे और -3 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। देखो -3 पे निकालनी है मेरे को एफ डैश -3, ठीक है। तो क्या आ रही है, देखो -3 का स्क्वायर करूँगा 9, कितना हो जाएगा, 12 का नंबर 108 हो जाएगा। और -3 यहाँ रखूँगा प्लस 36 ये हो जाएगा, और -72 करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोई भी, ठीक है। करके देख लो, यानी यहाँ से अंतराल ये क्या है, एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव है। अब -2 से लेके 3 तक के अंतराल में देखो 0 पड़ता है, 0 इसी अंतराल में पड़ता है, तो 0 ही रख के देख लेंगे। 0 रखा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 72 माइनस का पड़ रहा है, यानी ये अंतराल मेरा क्या है, निगेटिव है। अब 3 से अनंत तक में कोई बिंदु लेना है, तो 4 लेके देख लेंगे। 4 लिया जैसे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 12 16 192, और माइनस के 48 माइनस के 72, तो 72 और 48 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। और ये कितना होता है 192, यानी प्लस 72 बच जाएगा, यानी ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं, पॉजिटिव का है -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और फिर यूनियन लो इसका 3 से लेके अनंत तक, 3 से लेके अनंत तक, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पे है ये फलन मेरा वर्धमान, ठीक है। और ह्रासमान क्या है, ह्रासमान का है, ह्रासमान है ये 2 से और 3 के बीच में क्या है, ह्रासमान है। सॉरी -2 है, तो -2, तो -2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे निकालते, ये कॉन्सेप्ट है, जिसको पता था बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं पता था कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगले क्वेश्चन के रूप में ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 + y² dx। ये अवकल समीकरण सोल्व करनी है हमें, ठीक है जी, करते हैं। नोट कर लो इसको क्या है, देख लो ये अवकल समीकरण थी हमारी। अब क्या करेंगे इसमें, एक काम करते हैं, डी वाई को इधर ले जाते हैं डिवाइड में, और 1 + y² को इधर ले आते हैं, यानी tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y² बराबर dx अपॉन dy। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y² बराबर dx अपॉन dy। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको इधर ले जाके इधर इस साइड लिख लेते हैं dx अपॉन dy, और इसके पास ये प्लस में आएगा प्लस x अपॉन 1 + y² और बराबर है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अगर ध्यान से देखो तो ये जो है dx अपॉन dy प्लस px बराबर q, इस रूप की समीकरण है, जो कि क्या है, p भी y का फंक्शन है पूरा, p बराबर 1 और q भी, ठीक है। जहाँ p बराबर क्या है, 1/1 + y² है, और q बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²।
ये चीज़ है जी। तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी क्यों में। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, तो ई की पावर ये 1/वाई स्क्वायर 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, ये आ गया। तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा एक्स इंटू जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया है बराबर इंटीग्रेशन जो क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है और डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा। यानी एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यों क्या था मेरा, क्यों था टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। इसमें क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, माना टेन इनवर्स वाई बराबर है टी के, इसका अवकलन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। ठीक है, तो यानी जो डी वाई है बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या लिखी जाएगी डी टी, और जहाँ टेन इनवर्स वाई है उसकी वैल्यू टी। तो क्या बन गया इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी। ठीक है, टी की पावर टी और डी टी प्लस सी। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम करेंगे गुणा का नियम लगा के, यानी क्या बोलते हैं उसको, खंडशः समाकलन से। बट मेरे को इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद है, वो क्या होता है ई की पावर टी इंटू टी माइनस वन, ये होता है जहाँ तक मेरे ध्यान है। ओके, प्लस सी, और इधर क्या था, इधर था, अब इसमें टी की वैल्यू भी रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स वाई, यानी ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो गए ई की पावर टेन इनवर्स वाई और टी की वैल्यू टेन इनवर्स वाई माइनस के 1 प्लस सी। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। अब देखो ई की पावर टेन इनवर्स वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स बराबर ई की पावर टेन इनवर्स वाई बटे ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ये क्या है टेन इनवर्स वाई माइनस के 1 प्लस सी, प्लस है तो सी अलग से डिवाइड होगा, सी अपॉन ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यह जगह एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस के 1 और प्लस के सी ई की पावर माइनस के टेन इनवर्स वाई। तो ये इसका आंसर है। ओके, बट इन्होंने जो पीछे आंसर दिया ना, तो पता नहीं क्या घोंचू सा आंसर इन्होंने दे दिया इसका। इन्होंने आंसर दे रखा है ये 3x टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स वाई क्यूब प्लस 3c। वो आई थिंक इन लोगों ने, कैसे हो सकता है अगर मैं इस x को यहाँ से गायब कर दूँ, ठीक है, जो ये लिख रखा है ना तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, अगर गायब भी कर दिया ना तो भी स्क्वायर तक ही बात जाएगी। टेन इनवर्स वाई को टी मान लिया, वन स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर बटे 2 प्लस, ये पता नहीं भाई इन्होंने क्या आंसर कैसे दिया इसका। ठीक है, बट हमारे हिसाब से तो ये आंसर आया इसका। ओके, कहीं गलती हुई हो आपको पता चले तो बताइए इस क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ हो रखी है। जैसे कई सारे आंसर की गड़बड़ इन लोग की मिल चुके हैं मेरे को। अगला क्या है, देखिए ये रेखाएं है आर बराबर ये और ये बी। नोटिस करो, देखो रेखा का समीकरण क्या होता है, आर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आज ही के उसमें बताया था मैंने सेट में। ये देखो इसका जो बी है ना, बी और इसका भी बी, ये क्या है, ये सेम है ना, सेम, यानी ये क्या है, ये समांतर रेखाएं। तो आपको इसमें समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये होती है, देख लो, जैसे अगर पहले वाली का समीकरण को मैं ऐसे मान लूँ a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर और दूसरे वाली को a2 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि b तो दोनों का सेम ही है, ये समांतर रेखा होगी, इनके बीच की जो दूरी है d, वो क्या होगी, वो होगी a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लोगे और क्रॉस b वेक्टर और बटे नीचे b का परिमाण, ये करना है। ठीक है, बस इतना सा निकालना है, d दूरी आपकी निकल जाएगी। ओके, अब अगर यार तुमको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना आता तो आई थिंक अभी और मेहनत करो भाई, फिर से मैथ सीख के आओ, बाद में सेट्स देखना। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला लगा दोगे तो
आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला देखो, अगला कह रहा है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जब प्राप्त अंकों में एक अंक विषम संख्या हो। देखो जब पासे को हम फेंकते हैं तो क्या उस पे अंक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से विषम क्या है, 1 3 5 और सम क्या है 2 4 6। तो 3 विषम आने की प्रायिकता क्या है, 3/6 यानी 1/2, और विषम ना आने की यानी सम आने की प्रायिकता भी क्या है, 1/2। ठीक है, यानी अगर मैं इसको एक घटना बोल लूँ तो 1/2 और ना आने की एक बार तो भी 1/2, यानी P विषम ओड लिख लेते हैं, ओड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। ठीक है, मैंने 3 बार उछाला, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एक बार जो है वो विषम आ जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर 1 आने वाले की, और ना आने की भी 1/2 उसकी पावर 3-1। तो 3C1 की वैल्यू क्या होती है, 3, और ये बन जाएगा पूरा 1/2 की पावर यहाँ 1 होगी, यहाँ 2, 1/8, यानी उत्तर आ जाएगा 3/8। ठीक है, देखो जैसे इसने लैंग्वेज बोल रहा है ना कि एक बार आने की प्रायिकता, ठीक है, उसका उत्तर जो है 3/8 ही आएगा। ठीक है, लेकिन पीछे उत्तर दे रखा है 7/8। 7/8 उत्तर तब आ सकता अगर ये कहता कि कम से कम एक विषम आने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम एक विषम कहता ना, लैंग्वेज ऐसे लिखता कि प्राप्त अंकों में से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो कम से कम एक में क्या करते हम, कम से कम एक में हम करते, हम निकालते कि पहले तो हम निकालते कि एक बार भी विषम ना आए। ठीक है, यानी 3C0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 3 - 0 3। ठीक है, ये 3C0 की वैल्यू 1 होती है, वो हो जाएगी 1/8। ठीक है, और कम से कम एक बार विषम आना, उसका मतलब है एक में से एक बार भी विषम ना आना, 1/8, वो 7/8 आ जाएगी। ऑल राइट, ऐसा कुछ है। तो भाई अब इसको जो है आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं, या फिर इसको ढह को भी निपटा लेते हैं इसी आज ही। ठीक है, इस ढह को भी अभी निपटा लेते हैं। वैसे इसकी मैंने एक बार फोटो भी डाल रहा था, इसको करके पूछो भी था कि आप इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, पर आज इसकी वीडियो भी कर लेते हैं अभी। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, इंटीग्रेशन लोग में log x और प्लस 1/log x का स्क्वायर dx, ये है i बराबर। ठीक है, तो इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन log x dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर dx, इसको बोल देते हैं i1 और इसको i2। तो i बराबर क्या हो गया, i1 + i2। अब i1 को लेके चलते हैं। ठीक है जी, i1 को लेके चलते हैं। i1 क्या हो गया, i1 हो गया इंटीग्रेशन log और log में log x। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें समाकलन का गुणा का नियम, यानी खंड से समाकलन लगाएंगे। ठीक है, एक गुणा, इसको log x को पहला फंक्शन मान लेंगे, 1 को दूसरा फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो log x ये तो हो गया बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस लगा के इंटीग्रेशन इसका क्या करना है, अवकलन करना है मेरे को। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log x का, पहले तो ये log में log x है तो 1/log x। ठीक है, अब इस log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x, ये हो जाएगा। ओके, अब इसके इनटू में क्या था, इनटू में होगा 1dx समाकलन और इसका पूरे का समाकलन dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है खंड से समाकलन का। तो यहाँ पे देखो log x, इस एक का समाकलन क्या हो जाएगा, 1dx का यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ भी 1/log x है ये, और इंटू 1/x है, और इसका समाकलन होके भी क्या आएगा, इसका समाकलन होके भी x आएगा, उस x से x कैंसिल हो जाएगा, और इसका समाकलन है dx। ओके, यानी इस x को आगे लिख लेते हैं, x इंटू log x। ओके, और माइनस इंटीग्रेशन 1/log x
और इनटू dx। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा से यही फॉर्मूला लगाएंगे खंड से समाकलन का, 1 इंटू ये लगा के, ठीक है। यानी ये हो गया x log x, ये तो इधर आई है, माइनस इसमें 1 अपॉन log x, ये मेरा पहला फंक्शन है। अब ये कोस लगा देता हूँ बाहर, 1 अपॉन log x, ये क्या मेरा पहला फंक्शन है, ठीक है जी। और इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करूँगा जब मैं 1/log x का, वो आ जाएगा माइनस 1/log x का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू log x का फिर 1/x आ जाएगा। और जब मैं इसका समाकलन करूँगा जैसे यहाँ पे किया था, है ना, फॉर्मूले में, तो वो फिर से x आ जाएगा ना। और फिर से इसका क्या करना है मेरे को, इसका फिर से समाकलन करना है, यानी ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया x log x, और ये माइनस ये 1 का समाकलन करके x हो जाएगा x अपॉन log x, और ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है, dx, ये हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह है बाहर, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x अपॉन log x, और ये इस माइनस से प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर और dx, ये हो गया। ये आ गई मेरी I1 की वैल्यू, ठीक है। और I2 क्या था मेरा, I2 ये इंटीग्रेशन था, I2 था मेरा इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। अगर मैं I निकाल लूँ, I बराबर I1 प्लस I2 जो था मेरा, तो वो क्या हो जाएगा, x log x माइनस x अपॉन log x, ठीक है जी, और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। ये तो मेरा I1 हो गया, और प्लस I2 क्या हो गया, I2 ये हो गया 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी I बराबर x log x और माइनस x अपॉन log x और प्लस c, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा इस वाले का। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही कर देते हम, 6 के क्वेश्चंस कर, 6 तक के सेट के, मतलब इस सेट के 6 के ढह तक के हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। अगली वीडियो में आगे के 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, ये उसमें कर लेंगे।